नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिया। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज विकासनगर और रुड़की के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर यह कि दोपहर सुबह 11 बजे के आसपास उनके वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। आज विकासनगर और रुड़की के दौरे पर धामी रहने वाले हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। विकासनगर में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ऐसी खबर है रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा में भी कई योजनाओं की सौगात को आज देने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। सीएम का आज का पूरा कार्यक्रम है क्या, वो भी आपको बता देते हैं। नागालैंड में तैनात शहीद हवलदार प्रदीप थापा के घर जाएंगे सीएम धामी, ऐसी खबर है। शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर शासकीय काम निपटाएंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे विकासनगर पहुंचेंगे, खबर यह है। और विकासनगर में उसके बाद कार्यक्रमों की सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत हो जाएगी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी वो करने वाले हैं, शिलान्यास भी कईयों का होगा। विजय संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ऐसी खबर है। और उसके बाद दोपहर 1:45 पर जानकारी यह है कि हरिद्वार के झबरेड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। झबरेड़ा विधानसभा में आयोजित कृषि मेला कार्यक्रम में शरीक होंगे। कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास वहां पर करेंगे और फिर शाम को 4:15 बजे देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये उनका पूरा आज का दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो हमने आपको बताया। इसी पर देहरादून से जानकारी देने के लिए रवि कैंत्रा जुड़ चुके हैं। रवि के पास चलते। रवि, विकासनगर और रुड़की के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ उनका आज कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, वो जरा आप एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल दीपा, देखिए 12 बजे आज मुख्यमंत्री विकासनगर जाएंगे। वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज है। इसके साथ ही विकासनगर में जो भाजपा की रैली इस वक्त चल रही है, यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसके साथ अगर बात करें तो वहाँ पर जनसभा को भी आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां हैं और विकासनगर में अभी मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ था, ऐसे में वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और वहाँ की जनता को बड़ी सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे। इसके बाद झबरेड़ा में आज मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जहां पर कृषि मेला है, उसमें भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। और इसके साथ ही वहां पर भी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। रुड़की में उनके आगमन की पूरी तैयारियां हैं और वहां पर भी एक मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के दो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगह आज मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, जहाँ पहले विकासनगर तो उसके बाद हरिद्वार के रुड़की में मुख्यमंत्री होंगे। लगातार अगर पूरे प्रदेश में बात करें तो मुख्यमंत्री की हर एक ज़िले में कार्यक्रम है और ज़िले की तमाम जो बहुत महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं उसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है। अब आचार संहिता लागू होनी है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से तमाम जगहों पर जा सके, योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो, इसको लेकर अब ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि अब बहुत कम समय होने के चलते मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है और लगातार अब जो दौरे हैं वो बढ़ेंगे, चाहे कुमाऊं के दौरे हों या गढ़वाल के दौरे हों। और इसके साथ ही जो यात्राएं चाहे भाजपा की चल रही हैं प्रदेश में, उनको भी सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हर जगह जो है इसमें शामिल हो सकें, ये भी एक पूरी कोशिश रहेगी। तो आज मुख्यमंत्री के यही बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके साथ ही शाम को मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौट आएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आज विकासनगर और जो झबरेड़ा में जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को बड़ी सौगातें आज देंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण भी होगा। तो वही आगामी योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करके आएंगे। बिल्कुल ठीक है रवि, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पहुंच रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब ये दोनों ही विकासनगर और झबरेड़ा कितना अहम है सियासी लिहाज से, यहाँ के गुणागणित क्या कहते हैं और साथ में कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जहां तक भाजपा की सीटों का सवाल है तो कुछ 2 सीटें छोड़कर बाकी सीटें भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन ऐसे में अपनी साख को बचाने के लिए इस बार पूरे ज़िले में पूरे दमखम के तौर पर भाजपा रहेगी। विकासनगर की बात करें तो विकासनगर में जहां भाजपा को सीट मिली है, लेकिन उसका जो अलग एरिया है, अगर हम चक्राता क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। प्रीतम सिंह वहाँ से विधायक हमेशा चुनकर आते हैं और उनको वहाँ पर किस तरीके से अगर भाजपा इस बार जाना चाहती है और वहाँ पर अपनी सीट को मजबूत करना चाहती है, इन तमाम चीज़ों के समीकरण जो है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जो है जुड़े हुए हैं। और सीधे तौर पर क्योंकि हम बात करें तो 2017 में कई सीटें भाजपा के खाते में आई हैं, हरिद्वार की बात हो या देहरादून की बात हो, लेकिन अब उन सीटों पर अपनी साख को बचाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में अब जो तमाम दौरे हैं और इन 5 सालों का अब कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इन 5 सालों में अब जो दौरे हैं मुख्यमंत्री के
वो भी बताना है कि 5 साल में भाजपा ने क्या काम किया है। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की जनता के बीच उन कामकाजों का जोखा भी रखना है और उस लेखे जोखे के साथ ही ये भी विश्वास दिलाना है कि 2022 में भाजपा की सरकार को जनता चुनेगी तो उसके पीछे क्या वजह होगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री हैं और इस बार पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है और वो लगातार इन दौरों को कर रहे हैं। जी दीपा। ठीक है रवि, 2017 में मोदी लहर में भी जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया, जहां पर बीजेपी कांग्रेस को डिगा भी नहीं पाई, अब वहां पर फोकस है। कांग्रेस के किले में कुल मिलाकर के सेंध मारने की कोशिश लगातार हो रही है। अब कितनी कामयाबी इस पर बीजेपी को मिलती है, इस पर लगातार नजर है और यही कोशिश करते हुए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, दिन भर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर प्रदेश की दूसरी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस समेत तमाम जो पार्टियां हैं वो भी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। चयन जो प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं भाजपा ने अब अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। भाजपा ने प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है, यानी कि 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। पार्टी ने ये जिम्मेदारी संगठन के सीनियर पदाधिकारियों को दी है। अब ये पर्यवेक्षक हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही प्रत्याशियों पर आखिरी मुहर लगेगी। हर विधानसभा सीट के पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश स्तर के पदाधिकारी को सौंपेंगे और फिर उसी आधार पर प्रत्याशी की दावेदारी पर भाजपा आलाकमान कोई फैसला अंतिम कर पाएगा। लक्सर से बड़ी खबर है। आज कांग्रेस का महासम्मेलन यहां पर होना है। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत होगी सावित्री बाई फुले की जयंती के मौके पर महासम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसका हिस्सा बनेंगे। महासम्मेलन में भारी भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश वहां पर है। ये उम्मीद भी कर रहे हैं कांग्रेसी की बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे महासम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आसपास के हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग महासम्मेलन में शरीक होंगे, ऐसी खबर मिल रही है। लक्सर से बड़ी जानकारी। कांग्रेस का महासम्मेलन आज होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत होगी। तमाम दिग्गज जुटेंगे। सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर इस महासम्मेलन को खासतौर से रखा गया है। अब कौन कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस के इसमें दिखाई देते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी और इसी पर अधिक जानकारियों के लिए लक्सर से सहयोगी शाम जुट चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। शाम, क्या जानकारी है इस महासम्मेलन को लेकर, कौन कौन यहाँ पर पहुंचेंगे? हालांकि हरीश रावत और गणेश गोदियाल को लेकर तो जानकारी है कि इनकी मौजूदगी होगी, इनके अलावा और कौन रहेगा? कांग्रेस का एक महासम्मेलन होना है जिसका आयोजन जो है प्रथम महिला शिक्षिका ज्योतिबाई फुले की जन्मदिन को लेकर किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत होगा और इस चले ठीक है शाम, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आज दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, ऐसी खबर है। भगवानपुर में निषाद कश्यप सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे पूर्व सैनिकों का सम्मान करेंगे हरदा। ढंडेरा में आयोजित किया गया है सैनिक सम्मान कार्यक्रम। ये बड़ी खबर। रुड़की के दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज रहने वाले हैं। भगवानपुर में जानकारी है कि निषाद कश्यप सम्मेलन होना है जिसमें शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त है। पूर्व सैनिकों को भी उनका भी सम्मान करने वाले हरदा ढंडेरा में आयोजित किया गया है सैनिक सम्मान कार्यक्रम। पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे हरीश रावत। आज रुड़की के दौरे पर, रुड़की अपने आप में बहुत अहम है। देखिए, एक तरफ सूबे के मुखिया धामी वहां पर पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जहां जहां पर बीजेपी वहां पर कांग्रेस। नए साल की शुरुआत में प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की 100 छात्राओं को टैबलेट दिए गए। छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए टैबलेट बांटे गए हैं और सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया था। प्रदेश भर में करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये लक्ष्य रखा गया है 2 लाख का। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा
मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, खटीमा से खबर है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि वहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं लगातार। और खटीमा विधानसभा में भी राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टैबलेट मिलने से छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखा गया। सभी ने सीएम को धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया। सरकार जो है राज्य सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के द्वारा उनको जो है निःशुल्क टैबलेट देने का निर्णय किया गया और जिसमें सांकेतिक रूप से आज विधानसभा में हमने भी यहाँ पे टैबलेट जो है वितरण किए हैं। रानीखेत के स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने टैबलेट मामले में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। जब मैंने इसको प्रेस करी और हमारे पत्रकार साथियों ने इसको जब प्रमुखता से दिखाना शुरू किया तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ये तय किया गया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डाला जाएगा जो 12,000 के हिसाब से डाला जाएगा। मेरा आज आपके माध्यम से फिर एक प्रश्न है, जब सरकार जिस टैबलेट को 14,000 रुपये में खरीद रही थी वो टैबलेट अगर 14,500 का था तो बच्चों के खाते में 12,000 ही क्यों डाल रहे हैं? और अगर 12,000 में टैबलेट आ रही है इनकी नज़र में तो इसका मतलब सरकार कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही थी। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने दावेदारों की नब्ज टटोली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों का जिला मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक और रुद्रप्रयाग कांग्रेस पर्यवेक्षक तिलकराज शर्मा ने जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और दावेदारों की नब्ज टटोली। इसके बाद जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो आज रुद्रप्रयाग मार्केट में जुलूस प्रदर्शन लिखना है। आज पूरे प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आप पेट्रोल डीजल का भाव देखिए, खाने का तेल का भाव देखिए, 250 रुपये लीटर पहुंच चुका है। जनता परेशान है, बेरोजगार घर घर में है आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और ये सिर्फ अपने जो है प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल की शुरुआत कांग्रेस ने मौन व्रत के साथ की है। दरअसल नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने राज्य सरकार को महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने बैठ करके पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकर्ताओं के साथ 1 घंटे के मौन उपवास पर रहे। मौन उपवास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, बढ़ती महंगाई को रोकने पर राज्य सरकार नाकाम रही है। राज्य सरकार महंगाई को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। नए साल के पहले दिन से ही कांग्रेस की इस घेराबंदी को उसका मेगा प्लान समझा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य में सरकार के चलते जिस प्रकार से दलित भाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, महंगाई चरम पर है। आज हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे हमारी बहनें हों, हर वर्ग आज हतोत्साहित और एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमने हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। देश की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक समाज के प्रवर्तक रहे हैं, तो उनके पास आकर के संकल्प ग्रहण किया है और हमारा संकल्प है कि भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ। और इस थीम के चारों तरफ हम बहुत सारी जो सब थीम हैं जिनमें महंगाई, बेरोजगारी, खनन आदि सब सवाल जुड़े हुए हैं, उन सब को उठाएंगे। दलितों के सवालों को, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के सवालों को उठाएंगे और उस पर हमने जो नारे कॉइन अप किए हैं वो भी हम जनता को समर्पित।
और चले इसी बीच एक बड़ी खबर है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। 284 लोगों की मौत हुई है। 9,249 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में नए साल की शुरुआत के साथ ही किस तरीके से कोरोना का धमाका हुआ देखिए। 24 घंटे में 27,553 नए मामले आए हैं। 284 लोगों की जान गई है और साथ ही साथ 9,249 कोरोना के मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1,22,801 हो गए हैं। साथ में देश में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 94 मामले मिले हैं, जो भी चिंताजनक है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1,525 मामले सामने आ चुके हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा जो आपको बता रहे हैं वो वाकई में डराने वाला है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अविनाश, देखिए नए साल की शुरुआत क्या हुई, कोरोना का धमाका हो गया। 24 घंटे का जो आंकड़ा हम दर्शकों को बता रहे हैं वो भी चिंता वाली बात है, डराने वाले आंकड़े हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केसेस के मामले में अगर अभी देखें तो 1,22,801 एक्टिव केसेस है और ओमिक्रॉन के मामले भी 1,525 हो चुके हैं। तो लिहाजा जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई सारी राज्य सरकारें एहतियातन कदम उठा रही है। दिल्ली में लगातार रिस्ट्रिक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी एक बैठक होगी दिल्ली में, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कैसे इस पे पाबंदियां लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो बॉम्बे में लगातार केस बढ़ रहा है। मुंबई के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के भी मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाबंदियां किया जाए और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन को और कड़ा किया जाए। तमाम सही राज्य सरकारें अब यही कोशिश कर रहे हैं कि पाबंदियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कि भीड़ कम हो सके और भीड़ को कम करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये तमाम राज्य सरकारें अपनी ओर से एहतियातन कदम उठा रही है। और जिस तरीके से जो बुजुर्ग लोग हैं, अब वो भी 10 जनवरी के बाद डॉक्टरों की सलाह से जो बूस्टर डोज है उसको लगवा सकेंगे। बच्चों के लिए भी अब अलाउ कर दिया गया है कि उनको भी अब लगेगा कोविड वैक्सीन। तो इस तरीके से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और भी विशेषज्ञों की राय पे सरकार कदम उठा रही है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य की सरकारों को भी नए सिरे से अब तैयारी करनी होगी, क्योंकि पहले से ही तमाम एहतियात, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में भी साल का पहले दिन कोरोना के लिहाज से चिंता बढ़ाने वाला रहा। शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना के 118 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में मिले हैं। नए साल पर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नए साल के पहले ही दिन 118 कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अकेले देहरादून में ही 85 कोरोना के केस मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 367 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की अगर आप बात करते हैं तो देहरादून में 85, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 7, पौड़ी में 7, उधम सिंह नगर में 2, उत्तरकाशी में 1 कोरोना का मरीज मिला। और ये हालात तब हैं जब प्रदेश की सरकार ने नए साल के जश्न पर पाबंदियां पहले से ही लगा रखी थी। साथ ही नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में जारी है।